फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज मैं एक नए सिंड्रोम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, लाभदायक सिद्ध होगी। आप इसे पूरा देखें और बताएं। दोस्तों, ये सिंड्रोम के बारे में जानने के लिए मेरे पास क्वेरीज आई थी, तो मैं इसके बारे में मुझे वीडियो बनाना ज़्यादा उचित लगा, नहीं तो मैं उसको वैसे कमेंट के जरिए भी बता सकता था। तो दोस्तों, ये आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है टॉरेट सिंड्रोम। तो इस टॉरेट सिंड्रोम के बारे में क्या है, इससे पहले मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा जो जनरली आप अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड सर्कल में और सोसाइटीज़ में देखने को आपको मिल सकते हैं। आपने देखा होगा, बात करते करते कुछ लोग हिचकी जैसी आवाज़ निकालते हैं, बात करते करते ही कुछ लोग कंधे उचकाते हैं, बात करते करते ही कुछ लोग पलके झपकाते हैं, बात करते करते ही कुछ लोग होठों को हिलाते हैं, बात करते करते समय ही उनकी जीभ जो है उसमें एक अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है, बात करते करते कुछ लोग अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है वो सामने वाले को तो बिल्कुल नई सी लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर ये दोस्तों ये है टॉरेट सिंड्रोम। इसे टॉरेट सिंड्रोम कहा जाता है। ये हमारी तंत्रिकाओं में जो मसल्स होती हैं उनमें अचानक बात करते करते ही अचानक ऐसा होता है कि उनमें सिकुड़न या संकुचन होता है, और जो नॉर्मल कंटिन्यूटी बनी रहती है बातचीत की उसमें ये एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये अपने आप में एक प्रकार का न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो बेहद कम उम्र से लेकर के और मैच्योर स्थिति तक या आखिर तक पाया जा सकता है। और इसके कारण क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो जेनेटिकली, तो कोई भी हो वो प्रॉब्लम्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली ही जाती है। दूसरा जो मेन कारण इस प्रॉब्लम का है, टॉरेट सिंड्रोम का, वो ये है कि ब्रेन में बनने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनमें स्पेशली डोपामाइन और सेरोटोनिन, जिनके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूंगा। तो ये जब दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो मात्रा है वो इम्बैलेंस होने लगती है, तो उस स्थिति में जो एक्टिविटी होती है, मसल्स एक्टिविटी, वो अजीबोगरीब हो जाती है, और उस अजीबोगरीब स्थिति के दौरान ये एक्टिविटीज ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये जो है इस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई बेहद सरप्राइज होने वाली स्थिति नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन में जो चीज़ें बनती हैं वो अपने आप में किसी की भी कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैंने इसके कारण बताए। अब मैं इसके उपचार की बताता हूँ कि उपचार के लिए आप तुरंत जब किसी में नोटिस करते हैं, बच्चे में, बड़े में, युवा में, कि वो पलके हिला रहा है, जीभ हिला रहा है, कंधे उचका रहा है या हिचकी आ रही है, आप इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक हिंदी मूवी आई थी जिसका नाम था हिचकी, और उस मूवी की जो एक्ट्रेस होती है वो बात करते करते ही अचानक से उसमें हिचकी आने लगती है। तो आप उस मूवी को थोड़ा सा देख कर के इस सिंड्रोम को समझ सकते हैं। तो ये एक तरह से आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का सिंड्रोम होता है। ठीक जैसे हिचकी आती है वैसे ही पलके भी झपकाता है, वैसे ही कंधे भी उचका सकता है, वैसे ही मुँह हिला सकता है, जो है गले से खराश की जैसी आवाज़ें निकाल सकता है, या और दूसरी तरह की आवाज़ें कुछ सेकंड्स के लिए वो या मोमेंट के लिए वो निकलती है, और फिर नॉर्मल हो जाता है, व्यक्ति वापस वैसी कंटिन्यूटी में आ जाता है। चूँकि नॉर्मल हो जाता है कुछ सेकंड्स में, तो उसको नॉर्मल ही लेता है, जबकि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उनको अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो उनको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे जो उनके हार्मोनल बैलेंस को बैलेंस करेगी। दूसरा, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को जब दिखाते हैं, दूसरा जो इसका उपचार है वो ये है कि ट्रीटमेंट तो देते ही हैं मेडिसिन के हिसाब से, और बाकी उनको ऐसा भी करना चाहिए कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए जो बिहेवियर थेरेपी इसमें दी जाती है, और उसमें उसको पेशेंट को इस स्थिति को कंट्रोल करने की टेक्निक्स बताई जाती है, जिससे वो कंट्रोल कर पाता है, कम कर पाता है। ये सिंड्रोम जिन व्यक्तियों में होता है उनमें ओसीडी भी मिल सकती है, एडीएचडी भी मिल सकता है, और उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी देखी जा सकती है। तो ये बात हुई। और इसके अलावा जो फैमिली के मेंबर हैं उनको उपचार के साथ साथ उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि वो ऐसे पेशेंट के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सके, कम कर सके, नॉर्मल कर सके। तो ये एक काउंसलर ही बता सकता है, तो ये भी किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रॉब्लम के बारे में जो बेसिक नॉलेज था, जो मुझसे जानना
कुछ लोग चाह रहे थे वो मैंने बताया है। अगर कुछ और जानना चाह रहे हैं आप लोग तो आप कमेंट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में मैं ये भी कहूँगा कि जिनमें भी ये एक्टिविटीज़ में डिफरेंसेस आते हैं उन लोगों को बड़ा पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है, उनको किसी और दृष्टि से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है। ये जो शरीर है, ये ब्रेन है, ये किसी की में ये कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे कुछ नहीं होगा। तो हमें पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है और उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने की ज़रूरत है और उनको ये बताने की भी ज़रूरत है कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए या आप में कितनी प्रॉब्लम है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ये बताने की ज़रूरत है। और इसी अवेयरनेस के लिए दोस्तों मैंने ये मेरी साइकोलॉजी की जो अवेयरनेस जो प्रोग्राम की है वो मुहिम मैंने चला रखी है और मेरी इस मुहिम में आप लोगों का मुझे साथ मिल रहा है, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और अगर कुछ जानना हो तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक था। नमस्कार।